हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है PYQ सीरीज, यानी कि जिसमें हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और हर क्वेश्चंस को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। और ये क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप सिर्फ बोर्ड देखकर, व्हाइट बोर्ड देखकर ये अंदाजा ना लगा लीजिएगा कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो कंटेंट में कोई कमी होगी। कंटेंट मैंने बहुत ही रिसर्च कर बनाया है। एक बार इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेंगे तो उम्मीद मानिए कि आप रोज इस क्लास को देखने के लिए आएंगे। और इस क्लास की एक खास बात यह है कि इस क्लास के होने के बाद जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने एक नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है और उसे मैं पूरा भी करूंगा। यानी कि आपको मिलेंगे हर क्लास के बाद एक हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद से लिखे हैं। यानी कि क्लास लेते वक्त आपको इन प्रश्नों को नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स और इससे आप रिवीजन कर लिया करिएगा। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो निकाल सकते हैं प्रिंट आउट भी। और ये जो नोट्स हैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर रोज अपलोड हो जाया करेंगे जैसे ये क्लास होगी। और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास की और देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो यहां पर पूछा गया है। जितने भी प्रश्न हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसका संशोधन कितनी बार किया गया है। ऑप्शन में है 3 बार, 2 बार, 1 बार और 1 बार भी नहीं। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो हमारा संविधान है इसकी उद्देशिका या जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं इसका संशोधन 1 बार किया गया है। तो आप लिखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना का संशोधन, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन, प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। मैंने अभी आपको बताया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संशोधन 1 बार किया गया है। कितनी बार? 1 बार किया गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कब किया गया था या किस संविधान संशोधन में यह संशोधन किया गया था। तो अगर हम बात करें कि जो संविधान की प्रस्तावना है इसका संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 42वें संविधान संशोधन। आप लिखेंगे कि अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था तो वो कौन सा संशोधन था संविधान का, तो वो था भैया 42वां संविधान संशोधन। जो कब हुआ था तो आप कहेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और भैया इसके द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। संशोधन करके 3 शब्द और जोड़े गए थे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्यों संशोधन किया गया था? क्योंकि संशोधन करने पर 3 नए शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। 3 नए शब्द जोड़े गए। किसमें भैया? तो आप कहेंगे 3 नए शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अब वो कौन कौन से वर्ड थे जो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा? तो आप कहेंगे भैया पहला शब्द था, आप कहेंगे समाजवादी। पहला शब्द था समाजवादी। दूसरा शब्द क्या जोड़ा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो आप कहेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। और तीसरा जो शब्द था भैया वो था अखंडता। अखंडता। तीसरा शब्द अखंडता था। यानी कि हमने डिटेल में ये जान लिया
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। प्रश्न तो पूछा गया था कि कितनी बार सिर्फ संशोधन किया गया है, चाहता तो यहीं टिक लगा देता, लेकिन हमें और चीजें जाननी है कि संविधान की प्रस्तावना का संशोधन एक बार हुआ तो कब हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था, और इसके अंतर्गत 3 नए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, अगर आपसे परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान जो है, मूल संविधान जो है, जब बना था संविधान तो उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो आप कहेंगे 395 अनुच्छेद थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भारतीय संविधान जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपसे पूछे कि भारतीय मूल संविधान जो है, जो बना था, जब संविधान बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो आप कहेंगे 395 मूल संविधान में 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अगर मैं वर्तमान की बात करूं कि आज के समय में अगर पूछा जाए, क्योंकि संशोधन करके कई अनुच्छेद इसी में बढ़ाए गए जो उप अनुच्छेद थे, इसलिए अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ी। तो अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप कहेंगे भैया 448 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। अनुच्छेदों की संख्या बढ़ के संशोधनों द्वारा जो संविधान संशोधन हुए उसमें अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई, यानी कि जो यही 395 अनुच्छेद हैं इसी में से जोड़ के आगे कुछ अनुच्छेद बढ़ाए गए। वो है, अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप कहेंगे 448 अनुच्छेद। कितने भाग हैं भैया, तो आप कहेंगे 25 भाग हैं वर्तमान में। और अगर हम बात करें कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप कहेंगे 12 अनुसूचियां हैं। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप कहेंगे 12। अच्छा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? घनानंद, या जिसे हम धनानंद भी कह देते हैं, धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको बताना होगा। अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, कुणाल और चंद्रगुप्त मौर्य। आप सबको पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो भैया ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो ये धनानंद था किस वंश का शासक था, तो ये भैया नंद वंश का शासन था, नंद वंश का शासक था। ये आप जानते रहिएगा कि जो धनानंद था ये नंद वंश का शासक था। अगर मैं बात करूं कि नंद वंश की स्थापना किसने की, आपसे पूछा जाए कि नंद वंश के संस्थापक का क्या नाम है या इसकी स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद ने की थी, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो भैया नंद वंश का अंतिम शासक यही था जिसका नाम था धनानंद। तो आप लिखेंगे नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, या जिसे हम घनानंद भी कह देते हैं। तो ये भैया जो धनानंद था इसी की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था भैया मौर्य वंश, या जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें कुछ और चीजों के बारे में, आपसे पूछ लिया जाता है कि सिकंदर का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था, या सिकंदर का आक्रमण भारत पर
किसके शासन काल में हुआ था? तो वो भैया था धनानंद। कई लोग कह देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ये पॉइंट आप लिख लेंगे, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे प्रश्नों को, एक प्रश्न से आप 2, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न तैयार करेंगे, जिससे आप रिलेट कर बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। अगर मैं बात करूं धनानंद की, तो धनानंद के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आपसे पूछ लिया जाता है कि जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उस समय मगध का शासक कौन था? तो उस समय मगध का शासक हुआ करता था धनानंद। ये बात भी आप लिख लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे थे, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी किसकी मदद से? तो अपने गुरु चाणक्य की मदद से। अगर हम चाणक्य की बात करें भैया, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि चाणक्य का उपनाम क्या है? चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य का उपनाम पूछ लिया जाता है, तो इनका उपनाम है भैया विष्णुगुप्त। ये बात आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इन्हीं का उपनाम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, तो जैसे यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बिंदुसार, अशोक और कुणाल, ये तीनों जो हैं ये मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित हैं, यानी कि इसी साम्राज्य के ही शासक हैं। आप देखेंगे कैसे भैया, तो मैं बता दूं कि जैसे पहले शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद क्या हुआ कि इसी का पुत्र आया शासन करने। इसका पुत्र, जिसका नाम क्या था भैया? तो आप कहेंगे इसका नाम था बिंदुसार, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? तो आप कहेंगे बिंदुसार, ये वाला। और अगर मैं बात करूं बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था, तो आप कहेंगे बिंदुसार के पुत्र का नाम था सम्राट अशोक, एक बेहद ही महान शासक। और अशोक के पुत्र का क्या नाम था? तो आप कहेंगे अशोक के पुत्र का नाम था कुणाल। तो ये चीजें हो गई, आप जान गए कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं सब मौर्य साम्राज्य के ही शासक हैं, और ये उनका क्रम है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक और फिर कुणाल। इतनी चीजें तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, कुछ प्रश्न और पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिंदुसार ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो इसने कुछ उपाधियां धारण की थी जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो लिख लीजिएगा कि इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की। तो इसने भैया सिंहसेन की उपाधि धारण की थी, इसने सिंहसेन की उपाधि धारण की थी, इसने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि अमित्रघात की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो आप कहेंगे अमित्रघात की उपाधि बिंदुसार ने धारण की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो चलिए चलते हैं बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला शैली क्या है? यानी कि उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला शैली, यानी कि उत्तर भारत में जितने मंदिर हैं उनका निर्माण किस शैली के द्वारा किया जाता है, किस वास्तुकला द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है भैया, नागर, वेसर, द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो उत्तर भारत में जो प्रचलित वास्तुकला शैली है वो है भैया नागर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में प्रचलित है, यानी उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं वो अक्सर इसी शैली में क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, जिसे हम नागर शैली कहते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, आपको क्लास के बीच में ऐसा लग रहा होगा, जैसे मैं कहता हूं अगला प्रश्न देखते हैं तो कट लग रहा होगा ना थोड़ा, तो कट इसलिए है क्योंकि क्या है कि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि स्लाइड लगी है, मैं एक एक क्लिक करूं और क्वेश्चन आते जाएं। मुझे ये प्रश्न लिखने भी पड़ते हैं। तो कारण ये है कि अगर मैं लिखूंगा और रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को रोकता हूं, प्रश्न को लिखता हूं और फिर अगला प्रश्न आता है। ऐसे ही करता हूं कि समय कम लगे और आप अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ पाएं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, पैनल की पीपीटी बनी हुई है, क्वेश्चंस लिखे हैं, मुझे सिर्फ स्लाइड करना है और पढ़ाते हुए चले जाना है, तो उतनी सुविधा नहीं है। इसलिए मैं वीडियो रोककर पहले लिख लेता हूं और फिर आपको डिस्कस करता हूं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, हम बात करें शैलियों के बारे में कि जो वास्तुकला शैली है इनके कितने प्रकार हैं, हम इसके बारे में जानेंगे कि वास्तुकला शैली जो है भारत में
मंदिरों की बनाने की जो वास्तुकला शैली है उसके कितने प्रकार हैं? परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो भैया उसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो आप देखेंगे कि जो मंदिरों को बनाने की शैली है वो 3 प्रकार की है। एक तो है भैया नागर शैली, नागर शैली। दूसरी शैली जो है वो है भैया क्या? तो दूसरी शैली का नाम है, आप लिखेंगे वेसर शैली। क्या कहेंगे? वेसर शैली, वेसर शैली, वेसर शैली। और इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी शैली तो वो है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। तो ये 3 प्रकार की मंदिरों को बनाने की या वास्तुकला शैलियां हैं भारत में। अगर हम बात करें नागर शैली की तो ये भैया उत्तर भारत में मुख्यतः पाई जाती है। उत्तर भारत में प्रचलित है, नागर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। वेसर शैली की बात करें तो मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, जो मध्य भारत का हिस्सा है वहाँ पर वेसर शैली है। सॉरी। अगर मैं बात करूं द्रविड़ शैली तो ये है भैया दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। अब भैया नागर शैली की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा राम मंदिर, श्री राम मंदिर अभी जल्दी में बना है तो ये नागर शैली में ही बना हुआ है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको पता चल गया कि वास्तुकला की कितनी शैलियाँ हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो अगर हम बात करें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आखिर होता कौन है, तो ये भैया भारत तथा राज्यों के वित्तीय लेखा जोखा का हिसाब रखता है और उसे चेक भी करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे भैया CAG कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कैग कहा जाता है, यानी कि CAG एक पद है कैग, इसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। इसे CAG कहा जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जर्नल, यानी कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसे हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम कैग कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि कैग की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो अगर हम बात करें ऑप्शन में है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा, क्योंकि जो कैग है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति के लिए उत्तरदायी कौन होता है? इसकी नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कराता है। अगर मैं बात करूं कैग की तो इसकी चर्चा भैया भारतीय संविधान के 148 अनुच्छेद से लेकर 151 अनुच्छेद तक की गई है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा कहां पर की गई है, तो भैया भारतीय संविधान की, आप कहेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। यह एक पद है। अगर मैं बात करूं और भी चीज़ों के बारे में, तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 148 के बारे में कि इसमें क्या बताया गया है महालेखा परीक्षक के बारे में, थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी जाननी है। अगर मैं बात करूं कि अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, तो भैया अनुच्छेद 148 में महालेखा परीक्षक के शपथ, कार्यकाल
और किसकी चर्चा है भैया, तो नियुक्ति की चर्चा है। यानी इसमें किसकी किसकी चर्चा है, तो इसमें महालेखा परीक्षक की, महालेखा परीक्षक की, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, कार्यकाल और शपथ की चर्चा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 148 इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अनुच्छेद 148 में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति द्वारा होगी। तो ये बात इसी में कही गई, अनुच्छेद 148 में कार्यकाल कितना होगा और शपथ कैसे होगा, उसका मतलब रूल शपथ का, ये सारी चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 148 में। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 149 में, इसमें क्या बात कही गई है भैया, तो इसमें महालेखा परीक्षक की कर्तव्य तथा शक्तियों की चर्चा की गई है कि यानी कि जो महालेखा परीक्षक है, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की कर्तव्यों तथा शक्तियों की चर्चा है, तथा शक्तियों की चर्चा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये अनुच्छेद 149 में महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग हैं उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, इनकी चर्चा की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भारत सरकार वित्तीय रिपोर्ट जारी करती है या वित्तीय चीजें करती है, उसकी जांच और उसका लेखा जोखा यही रखते हैं महालेखा परीक्षक, इन्हें कैग कहा गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 150, क्योंकि 151 तक इनका वर्णन किया गया है, तो 150 में क्या है, तो इसमें महालेखा परीक्षक के द्वारा क्या किया गया है कि 150 जो अनुच्छेद है इसमें किस बात की चर्चा है, तो इसमें भैया भारत तथा राज्य के खातों के प्रबंधन की चर्चा है, खातों के प्रबंधन के नियम की चर्चा है। आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 150 में क्या कहा गया है कि जो महालेखा परीक्षक है वो किस तरीके से भारत और राज्यों के खातों का, खाता कहने का मतलब कि जो बैंक होता है ना, खातों का, जो वो क्या काम कर रहे हैं, वित्त में कितने रुपए ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं, उनके प्रबंधन के नियम की चर्चा की गई है आर्टिकल 150 में। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आर्टिकल 151 में क्या कहा गया है कि महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट को राष्ट्रपति तथा राज्यपाल संसद या विधान मंडल में क्या करेंगे, या विधानसभा में क्या करेंगे भैया, प्रस्तुत करेंगे। ये बात कही गई है। तो हम लिखेंगे आगे की चीज़ों के बारे में कि आर्टिकल 151 में कहा गया है कि महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को राष्ट्रपति, अगर देश की रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति, अगर राज्य की रिपोर्ट है तो कौन भैया, राज्यपाल। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति हैं वैसे हर राज्यों के राज्यपाल हैं। ओके, तो अगर देश की रिपोर्ट है, अगर महालेखा परीक्षक ने देश के वित्तीय रिपोर्ट जारी की तो उसे राष्ट्रपति ले जाएंगे, अगर राज्य की वित्तीय रिपोर्ट जारी की तो उसे राज्यपाल ले जाएंगे। राज्यपाल, तो आप कहेंगे कि जो महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को संसद, अगर राष्ट्रपति है तो संसद में ले जाएगा, अगर राज्यपाल है तो विधानसभा में ले जाएगा, विधानसभा में प्रस्तुत करने की चर्चा है, प्रस्तुत करने की चर्चा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो महालेखा परीक्षक हैं इनकी जो वर्णन है, इनका वर्णन है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य तक मिलता है, 151 तक मिलता है, जिसमें 148 अनुच्छेद कहता है
कि इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा और उन्हें शपथ कौन दिलाएगा। इन सब की चर्चा अनुच्छेद 148 में है। 149 में क्या है कि महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग हैं उनके कर्तव्य क्या क्या हैं और उनकी शक्तियां कितनी हैं, इनकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 150 में भारत तथा राज्यों के खातों के प्रबंधन के नियमों की चर्चा है कि आखिर महालेखा परीक्षक किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से भारत और राज्यों के खातों का प्रबंधन करेंगे। और अनुच्छेद 151 में क्या कहा गया है कि महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अपने संसद या विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रस्तुत करने की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 151 में की गई है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, कुछ चीजें और जान लें कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यह पद किसने बनाया था, यानी कि ये जो पद है ये भैया एक तरीके का क्या है, तो आप कहेंगे ये एक पद है, पोस्ट है। जैसे कि IAS होते हैं, ऐसे ही पद होते नहीं है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, यानी हर पद होते हैं हर जगह पर, जैसे कोई सचिव हो गया, ऐसे ही ये भी एक पद है। लेकिन भारत में सबसे बड़े पदों में से एक आता है महालेखा परीक्षक का पद। और अगर मैं बात करूं इस पद की शुरुआत कब हुई थी, तो इस पद की शुरुआत 1858 में हुई थी। और इस पद की शुरुआत किसने की थी, तो भैया कैनिंग ने की थी, जो गवर्नर थे EIC के कैनिंग महोदय ने इस पद की शुरुआत 1858 में की थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की शुरुआत 1858 में हुई थी पहली बार कैनिंग के द्वारा। और जो ये पद है इसे वैधानिक कब माना गया, यानी संवैधानिक आप कह सकते हैं, या वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो इस पद को वैधानिक कब कहा गया, वैध कब माना गया, यानी कि कानूनी रूप से स्वीकार कब किया गया। तो वैधानिक दर्जा आप कहेंगे कि जो ये पद है महालेखा परीक्षक का, इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो इसे वैधानिक दर्जा भारत शासन अधिनियम 1919 में दिया गया, 1919 में दिया गया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो ये महालेखा परीक्षक की पोस्ट है इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। और उसके पहले अगर इसकी शुरुआत की बात करी जाए तो 1858 में कैनिंग ने इसकी शुरुआत की थी। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, मैंने इसलिए बता दिया कि इस क्वेश्चन के बाद आपके 148, 149, 150 और 151 अनुच्छेद एकदम बेहतर तरीके से तैयार हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी शिव समुद्रम जल प्रपात बनाती है। परीक्षा में, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी नदी शिव समुद्रम जल प्रपात बनाती है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जो कावेरी नदी है वो शिव समुद्रम जल प्रपात बनाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। अच्छा, मैं बात करूं कि ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कहां पर स्थित है भैया, तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहां पर स्थित है, तो दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। अच्छा, हम जान लेते हैं कि कर्नाटक के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लिखेंगे कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात, कर्नाटक के प्रमुख। ऐसे ही हम अच्छे तरीके से जिस राज्य से रिलेटेड कुछ आएगा तो उसे हम थोड़ा अच्छे तरीके से जान लेंगे कि अगर और भी कोई प्रश्न बने तो हम उसे सॉल्व करने। ये हो सकता है कि शिव समुद्रम इस बार पूछ लिया गया, अगली बार, अब की बार कर्नाटक का कोई और पूछ लिया जाए, तो हम तैयार तो रहें। तो अगर मैं बात करूं कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपातों की कि कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं कर्नाटक के, तो आप ऐसे हेडिंग डालिएगा, बगल में एक्सप्लेन करके मैं नोट्स तो दे ही दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते हुए चलिए। तो अगर मैं बात करूं भैया तो एक तो जलप्रपात है कुचकल जलप्रपात, कुचकल जलप्रपात, आप लिख लीजिएगा कुचकल जलप्रपात। कुचकल जलप्रपात की अगर मैं बात करूं तो ये भैया वाराही नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे वाराही नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में ही स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आप लिखेंगे एशिया का
एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, एशिया का सबसे बड़ा क्या है भैया? तो जलप्रपात है। एशिया ना लिखकर यहाँ भारत ही लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि भारत का सबसे बड़ा, कहने का मतलब कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा लिख लीजिएगा, बड़ा नहीं ऊंचा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछकल जलप्रपात जो है। दूसरे जलप्रपात की अगर मैं बात करूं भैया, तो दूसरा है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात की अगर मैं बात करूं कि यह किस नदी पर स्थित है, तो ये भैया शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात। और सबसे ज़्यादा बार ये भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है कि जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो एक तो ये कर्नाटक में स्थित है। किस नदी के तट पर? तो शरावती नदी के तट पर स्थित है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ भैया, तो आपसे एक तो शिव समुद्रम पूछेगा ही, शिव समुद्रम तो पूछ ही लेगा आपसे। क्या पूछ लेगा? शिव समुद्रम जलप्रपात तो आपसे पूछ ही लेगा। और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। और ये भी कहाँ पर है भैया? तो आप कहेंगे ये भी कर्नाटक में स्थित है। इसके पश्चात मैं बात करूँ चौथे नंबर की, तो आप कहेंगे गोकक, गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात जो है आपसे ये पूछ सकता है कि यह किस नदी पर स्थित है। तो गोकक जलप्रपात ये भी कर्नाटक में स्थित है और ये घटप्रभा नदी के तट पर स्थित है। घटप्रभा नदी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको ध्यान रखनी है। इतने जो जलप्रपात है कर्नाटक के, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, जिनसे क्या होगा कि अगर परीक्षा में कोई और प्रश्न बनता है तो आप उसके आंसर दे लेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, या सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कन्याकुमारी अंतरीप, कैलीमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और त्रिवेंद्रम स्थित कोवलम। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा भैया इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? तो इंदिरा पॉइंट होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कुछ जो सबसे अंतिम बिंदु हैं इंडिया के, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसे हम जान लेते हैं। मान लीजिए मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ। उतना अच्छा मैं बना नहीं पाता हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, एक ओवरव्यू मिल जाएगा जिससे कि आप समझ जाएंगे कि ये इंडिया का ही मैप है। ओके, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इंडिया का मैप कोशिश करके। ओके, मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है। उतना सही बना नहीं है और बहुत सही बनाना भी नहीं है। ऐसे कोशिश करते हैं, बस आपको समझ जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये इंडिया का मैप है। उतना अच्छा मैं बना नहीं पाता हूँ, बस ट्राई कर रहे हैं कि एक अच्छा मैप बन जाए। ओके, मान लीजिए इंडिया का मैप है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बना है और बहुत ही ख़राब बना है, लेकिन समझने के लिए आप समझ जाइए कि इंडिया का मैप है। और अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो आपसे कभी भी पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये जो इंदिरा कॉल है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु है, यानी कि इस उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है, तो वो है इंदिरा कॉल। इसके बाद मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर पड़ता है भैया अरुणाचल प्रदेश में एक जगह जिसका नाम है किबिथु, या किबिथु जिसे भी कह देते हैं हम। तो किबिथु नाम की जगह है जो भारत की सबसे
पूर्वी क्या है, अंतिम बिंदु है, या आप कह सकते हैं सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है, तो आप कहेंगे किविथु है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये भैया अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा कि ये सबसे पूर्वी है। आपको पता होगा कि मैप में क्या होता है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सबसे पूर्वी बिंदु है, ये नॉर्थ वाला बिंदु है, नॉर्थ लिख देता हूँ, उत्तरी। और अगर मैं बात करूँ सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ पर भैया पड़ता है क्या, अंडमान निकोबार, ऐसे मैं बना देता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पड़ता है एक प्रांत, मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, बस आप समझ जाइएगा कि मैं अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर पड़ता है भैया इंदिरा पॉइंट, सबसे नीचे। सबसे नीचे क्या पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये बात ध्यान रखिएगा। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर पड़ता है, तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में पड़ता है। और ये भारत का सबसे क्या है, साउथ वाला, यानी दक्षिणतम छोर है। साउथ का सबसे अंतिम छोर है, जो यहाँ पर पूछा गया था कि भारत का सबसे अंतिम छोर या दक्षिणतम छोर कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर है भैया, जिसका नाम है गुहार मोती, गुहार मोती, या जिसे हम क्या कह देते हैं, गौहर मोती कह देते हैं, गौहर मोती। अगर आपसे पूछा जाए कि ये भैया कहाँ पर स्थित है गौहर मोती, तो ये भैया सरक्रीक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे सरक्रीक में स्थित है। सरक्रीक कहाँ पर है, तो ये भैया कच्छ में है। और कच्छ कहाँ का जिला है, आपको पता होगा कि कच्छ गुजरात का जिला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कच्छ जो है गुजरात का जिला है, इधर लिख लीजिए, गुजरात का जिला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो गुहार मोती है, अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, आप क्या कहेंगे, इंदिरा कॉल है। थोड़ा खराब राइटिंग हो गई लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ जाइए, क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, उतना सुंदर बना नहीं है। बस आपको समझना है कि सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है, इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे पूर्वी बिंदु किविथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती है, जो कि सरक्रीक में स्थित है, जो गुजरात में है या कच्छ में है, कच्छ जिले में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे। ऐसा नहीं है कि 6 क्वेश्चन कराएं तो उतने होंगे, उसमें 10-11 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज पहली क्लास है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसे अच्छे से देखिए और कमेंट में बताइए कि क्या ये सीरीज फॉलो करी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर दूँगा, पता चले कोई देखने ही नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।